सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर का इंडेमनिटी एंड गारंटी चैप्टर देखेंगे, जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है, एक यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय हिम, conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। contract of indemnity क्या होता है कि जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि उसको होने वाला कोई भी जो लॉस होगा वो जो ये पार्टी है वो रिकवर करेगी, जो भी इसके थ्रू जो भी लॉस हो रही है सामने वाली पार्टी को वो रिकवर करेगी। ठीक है, एंड बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स कि लॉस को रिकवर करना। ठीक है, द पर्सन हु प्रोमिसेस टू कंपनसेट फॉर द लॉस इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, उसे हम इंडेमनीफायर कहेंगे, और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है उसे हम इंडेमनीफाइड कहेंगे। इंडेमनिटी होल्डर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए और बी है। ठीक है, और ए ने क्या किया कि बी की जो है वो कार ले ली और कहा कि कार को अगर कुछ भी लॉस होता है तो जो ए है वो कंपनसेट करेगा बी को। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ए कार लेके जा रहा है बी का, तो अगर ए के वजह से बी के कार को कोई डैमेज पहुंचता है तो उसको कंपनसेट करेगा, ए कंपनसेट करेगा बी को। ठीक है, तो वही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें जो ए हो गया हमारा वो हो गया इंडेमनीफायर, और बी इंडेमनिटीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। मीनिंग देखते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम लॉसेज। मतलब एक पार्टी क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है दूसरे पार्टी को सेव करने के लिए लॉस से, कोई भी लॉस होगा उससे सेव करने के लिए एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रही है। ठीक है, और कैसा लॉस, जो लॉस वो जो हमारा इंडेमनीफायर है इसकी वजह से अगर बी को कोई लॉस होता है तो ये प्रॉमिस कर रहा है कि जो भी लॉस मेरी वजह से तुम्हारे प्रोडक्ट को, गुड्स को होगा तो मैं उसे कंपनसेट करूँगा। ठीक है, मैं उसे फुलफ़िल करूँगा। ये हो गया मीनिंग कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये क्लियर है। इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक होता है इंडेमनीफायर, दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर, या फिर उसे हम इंडेमनीफाइड भी कहते हैं। ठीक है, अगला चीज़ आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या क्या चीज़ रिकवर हो सकती है। ये जो बी है हमारा इंडेमनिटी होल्डर है, वो ए से क्या क्या चीज़ मतलब रिकवर कर सकता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ ले सकता है। जैसे कि देखो, इसकी कार को कोई मतलब बी की जो कार थी, ए ने जो ली थी, तो अगर इसकी कार को कोई डैमेज पहुंचता है तो वो जो डैमेज था, ठीक है, डैमेज का जो कॉस्ट होगा वो जो बी है वो उससे ले सकता है ए से। और ऑल द सम फॉर कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ शूट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कार से कुछ ऐसा घटना हो गया जिससे केस वगैरह हो गया, ठीक है, कोर्ट में अगर केस हो गया तो उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जितना कॉस्ट लगेगा वो भी रिकवर कर सकता है ए से। और अ कॉस्ट ऑफ सूट, वही है लॉयर वॉयर को देने का जितना भी कॉस्ट उठता है वो सब बी रिकवर कर सकता है ए से। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के, प्रोमिसर लायबल ओनली इफ़ लॉस अकर्ड। प्रोमिसर कब लायबल होगा, ए कब लायबल होगा बी को पे करने के, जब उसके गुड्स को, जब बी के कार को कोई डैमेज पहुंचेगा तब ए लायबल होगा बी को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, लॉस बाय एक्ट ऑफ गॉड नॉट कवर्ड। मतलब अगर कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई तो ए लायबल नहीं है बी को कंपनसेट करने के लिए, मतलब बी रिकवर नहीं कर सकता है। अगर जैसे कि आग लग गई, ठीक है, और अगर भूकंप आ गया, ऐसा कुछ हुआ, तो फिर जो बी है वो रिकवर नहीं कर सकता है अमाउंट ए से। इतना क्लियर है। अब वही है, द पर्सन हु प्रोमिसेस टू कंपनसेट फॉर द लॉस, मतलब जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कंपनसेट करने के लिए उसे हम इंडेमनीफायर कहते हैं। ठीक है, ए को इंडेमनीफायर कहेंगे। और द पर्सन टू हुम प्रॉमिस इज मेड इज कॉल्ड इंडेमनीफाइड होल्डर। जिसको हमने प्रॉमिस किया है वो इंडेमनिटी होल्डर होता है, इंडेमनीफाइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब और पॉइंट्स देखते हैं। देखो, इट विल एक्सक्लूड्स द लॉसेज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, मतलब कोई भी एक्सीडेंट से जो भी लॉस हो रहा है वो सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता है। ठीक है, एंड इवेंट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। ठीक है, फैक्ट इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, जैसे होम इंश्योरेंस होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के इंश्योरेंस होते हैं, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी एक्सप्रेड और इम्प्लाइड। अब देखो
क्या कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लॉयड भी हो सकता है, मतलब वो रिटर्न भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, और या तो बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टी से भी पता चल सकता है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसली प्रोमिसेस टू कंपनसेट, अगर कोई पर्सन जो है वो बोल के या फिर लिख के दे रहा है कि मैं लायबल हूँगा, कोई भी लॉस होता है अगर, ठीक है, तो वो होता है एक्सप्रेस इंडेमनिटी, ठीक है। और अगर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज़ टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, अगर कंडक्ट किसी के बिहेवियर से हमें पता चलता है, ठीक है, कुछ, तो वो इम्प्लाइड इंडेमनिटी कहलाता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें रखा है कि जो भी एक एसेंशियल्स पॉइंट होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं जैसे कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ हो गया, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन हो गया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बहुत सारे मतलब 6-7 पॉइंट्स होते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सब जो है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स किया जाएगा, ठीक है। Thus, if the object or consideration of an indemnity agreement is unlawful, it cannot be enforced. अब अगर अनलॉफुल हुआ तो वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दिया है जैसे ए आस्क बी टू बीट सी, कह रहा है कि ए ने बी को कहा कि वो सी को मारे, ठीक है। प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, दिस कैन नॉट बी इन्फोर्स। सपोज बी बीट सी एंड इज फाइन 500, बी कैन नॉट क्लेम दिस अमाउंट। और बी ने अगर सी को मार दिया और उस पर फाइन लगा 500 का, तो जो बी है वो ये अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता है ए से, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था हमारा वही अनलॉफुल था, ठीक है। अब आते हैं राइट्स क्या है एक इंडेमनिटी होल्डर के, ठीक है। ही इज़ एंटाइटल टू रिकवर ऑल द डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइड। मतलब जितना सामने वाली पार्टी ने हमें कहा है कि वो रिकवर करेगा, वो तो जो ये इंडेमनीफाइड होल्डर होता है वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। अगला क्या है, ही इज़ एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम ऑल इंडेमनीफायर ऑल कॉस्ट विच ही हैड पेड इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इन एनी शूट। मतलब किसी भी केस वेस से बाहर निकलने के लिए जितना कॉस्ट उठ जाता है, ठीक है। अब देखो हमारे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए ने कार ली थी बी की, ठीक है, और ए से कोई एक्सीडेंट हो जाती है बी के कार से, तो जो केस होगा वो कार के ओनर पे होता है, ठीक है। तो कार का ओनर तो यहाँ बी था हमारे पास, हमारे केस में, है ना। तो बी के ऊपर केस हो गया, ए तो गया ही, साथ में बी के ऊपर भी केस हो गया। तो वही है कि अगर कोई भी केस होता है उससे बचने के लिए जितना कॉस्ट उठता है वो भी जो है, ये बी जो है वो ए से रिकवर कर सकता है, ठीक है। ही इज़ एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम इंडेमनीफायर ऑल अमाउंट विच ही हैड पेड अंडर द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सच सूट। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, उस केस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जितना भी बी ने पे किया है, ठीक है, वो बी इससे क्लेम कर सकता है, ए से क्लेम कर सकता है, ठीक है, रिकवर कर सकता है। यही है। आगे बढ़ते हैं। कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी। Indemnity is not necessarily given by the repayment after payment. Indemnity requires that the party to be indemnified shall never be called upon to pay. अब क्या कह रहा है, देखो जैसा हमने यहाँ पढ़ा था अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, लॉस मतलब प्रोमिसर लाइबल ओनली इफ द लॉस अकर्ड। मतलब अगर कार को कोई प्रॉब्लम हुई है, कार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, तभी ए जो है वो लाइबल होगा बी को कंपनसेट करने के, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है तो ए की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो वही कह रहा है कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो जो ये हमारा इंडेमनिटी होल्डर है वो इससे पैसा नहीं मांग सकता है, ठीक है। दस इफ द इंडेमनिटी होल्डर हैज़ इंकर्ड एन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ही इज़ एंटाइटल्ड टू आस्क द इंडेमनीफायर टू सेव हिम फ्रॉम दैट लाइबिलिटी एंड पे इट ऑफ। वही कह रहा है कि अगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी सच में होती है उधर कुछ, ठीक है, तो जो ये है इंडेमनिटी होल्डर है हमारा, वो इंडेमनीफायर से उसे रिकवर करने के लिए कह सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर कमेंसेस एज सून एज द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफाइड होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट। मतलब जब तक कोई लॉस नहीं होता है इंडेमनिटी होल्डर को, इंडेमनीफाइड को, तब तक इंडेमनीफायर जो है उसे कंपनसेट नहीं करेगा, ठीक है। लाइबिलिटी होनी ज़रूरी है वहाँ। सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे फर्दर आगे ऐसे पढ़ते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।